हम लोग पिछले क्लास में जो है वृत्त के बारे में पढ़े थे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या होता है। त्रिज्या के बारे में पढ़े थे, जीवा के बारे में पढ़े, फिर व्यास के बारे में पढ़ा गया। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे जैसे वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त क्या होता है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर किसी बिंदु का जो बिंदुपथ होता है उसी को वृत्त कहते हैं, और जो बिंदु का बिंदुपथ होता है उसी को परिधि कर देते हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत व्यास होता है, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है वृत्त की स्पर्श रेखा की बात कर रहे थे और उसी समय हम लोग छोड़ दिए थे वहां पर। तो अब देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हो, किसी एक बिंदु को क्या कर रही हो, स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। ऐसे रेखा को हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा कि जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। अब देखिए एक बिंदु पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। एक से अधिक हम लोग एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक से अधिक नहीं खींच सकते हैं। अब यहाँ पर जितने बिंदु हैं वृत्त के परिधि में, जितने बिंदु हैं प्रत्येक बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। अब देखिए इस स्पर्श रेखा के समांतर अगर बात करें कि कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो इस स्पर्श रेखा के समांतर जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा को हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। यह हो गया स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त की किसी बिंदु पर परिधि के किसी बिंदु को कोई रेखा क्या करती है, स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम लोग उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह प्रमेय नंबर 1 है हमारा। अब देखिए दिया हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये दिया हुआ है कि यह वृत्त है, इसका केंद्र O है। वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दिए। ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या यह त्रिज्या है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि वृत्त की जो त्रिज्या है, जो स्पर्श रेखा है, एक दूसरे के बीच इसमें 90 अंश का कोण हमेशा बनता है। ये बात जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनेगा वह हमेशा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, या स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब देखिए जो चैप्टर है 10A प्रश्नावली 10A जो है आप लगाएंगे, उसमें बेसिक चीजें दिया हुआ है जो आपको बता दिया गया है, उसको लगाएंगे तो वह सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक वृत्त O दिया हुआ है जिसका केंद्र O है। यहाँ से बाएं बिंदु हमको A मिल गया, रचना किया गया, एक वृत्त बन गया। अब देखिए जिसका केंद्र O है उस वृत्त को ये स्पर्श AB रेखा जो है, AB बिंदु B जो है इसमें प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पर बिंदु C पर यह स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है। AB और AC को मिला दिया गया है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है,
ठीक है, तो दिया था वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब देखिए इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं, जो बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा AB और AC खींचा जा रहा है, यह दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हो गया AB बराबर AC। ठीक है, अब देखिए रचना किया जाएगा यहाँ पे। तो रचना में O को B से मिला देंगे, O को C से मिला देंगे। ये रचना हो गया OB तथा OC को मिलाया। अब उपपत्ति में अब देखिए उपपत्ति में हम लोग करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें होता क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई आपको दे रहा होगा। एक त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज जो है AOC। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो जब सर्वांगसम सिद्ध करना है तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कक्षा 9th में आप लोग पर में पढ़े, उसमें सिद्ध भी किया गया कैसे त्रिभुजों को सर्वांगसम किया जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो ये किन्हीं भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए इसमें इन दोनों त्रिभुजों में 3 बातें कॉमन होनी चाहिए। कॉमन का मतलब जो एक दूसरे के संगत बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है, सर्वांगसम होता क्या है। तो सर्वांगसम होता है ऐसे दो आकृति जिनके संगत भाग बराबर हो तथा क्षेत्रफल भी बराबर हो। ठीक है, ऐसे आकृतियों को हम एक दूसरे को सर्वांगसम कहते हैं। या अगर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत भाग बराबर हो, इन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे अब सर्वांगसम करने के लिए 3 बातें कॉमन होनी चाहिए। या तो दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा जैसे मान लीजिए AB बराबर है DE के, AB बराबर DE के, एक भुजा BC बराबर EF के। अगर ये भुजा इसके बराबर है और एक कोई कोण बराबर हो तो त्रिभुज को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कब त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो देखिए दो भुजा बराबर हो, मतलब भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजा और एक कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, उन्हें हम सर्वांगसम कह सकते हैं। या दो कोण बराबर हो और एक भुजा। ठीक है, मीन्स अगर जैसे मान लीजिए यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और एक कोई भुजा बराबर हो गया, तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। या तीनों भुजाएं संगत बराबर हो, मतलब AB भुजा DE के बराबर हो, BC भुजा EF के बराबर हो, AC भुजा DF के बराबर हो। ये जो होता है सर्वांगसम के रूल होते हैं। ठीक है, यही अब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हमको उसमें क्या करना है, ढूंढना है। तो अगर तीनों कॉमन बातें हम लोग ढूंढ लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। अब देखिए त्रिभुज AOB तथा
त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हम लोगों को मिल गए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमको कॉमन बातें 3 ढूंढना है। ठीक, अब देखिए, अगर इन दोनों त्रिभुज में हम बात करें तो AO आप देख रहे होंगे, AO त्रिभुज AOB में भी आ रहा है, AOB त्रिभुज AOB में भी आ रहा है। ठीक है, और त्रिभुज AOC में भी आ रहा है। मतलब यह दोनों में आ रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो अगर आप इस त्रिभुज में इस दूरी को मापते हैं, जितना रहेगा उतना ही आएगा। फिर अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो इसमें जितना माप रहेगा उतना ही आएगा। तो मतलब ये हो जाएगा AO बराबर AO। इसे हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये हो गया जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, कॉमन हो। अब देखिए, OB बराबर होगा OC के, OB बराबर होगा OC के। कैसे बराबर होगा आप लोग जान गए होंगे, OB बराबर OC। अब देखिए, जो वृत्त O है जिसका केंद्र है, इसी में यह दोनों त्रिज्याएं बन रही हैं। मतलब एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। तो OB बराबर OC हो जाएगा। क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसलिए यह दोनों बराबर होंगे। अब देखिए, अभी जस्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर लंब होता है। त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। यहाँ भी कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का, क्योंकि AC भी स्पर्श रेखा है और OC त्रिज्या है। तो त्रिज्या पर यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। तो देखिए, कोण ABO, ABO, ठीक है, बराबर ACO, कोण ACO कैसे बराबर है? प्रत्येक 90 अंश है, या आप लिख सकते हैं प्रत्येक समकोण है। क्या लिख सकते हैं? या प्रत्येक समकोण है। अब देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 बातें कॉमन हो गए, मतलब 2 भुजा और 1 कोण बराबर हो गया। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC। अब देखिए, यहाँ पर जो है, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इनके संगत भाग भी बराबर हो जाते हैं। जो भी बचा रहेगा उनके संगत भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अब यह कैसे सर्वांगसम होगा तो लिख दीजिए, भुजा कोण भुजा, मतलब 2 भुजा और 1 कोण इनके बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या हो गया है? सर्वांगसम हुआ है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AC। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रख लेना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं।